वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के यूनिट 10 के अंतर्गत जो सिलेबस है उससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसमें से कुछ का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसके आने की संभावना रहती है। वैसे टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के यूनिट 10 से संबंधित है, उसका भी हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किस दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है तो किसे कहते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पेच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। इसी प्रकार अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों को वुड डिस्पैच सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया? हम लोग जानते हैं 1854 में वुड डिस्पैच की स्थापना हुई। इसी के सिफारिश पर 3 जगह पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष में, वो साल कौन सा था जहां कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? वो साल था साथियों 1857। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो हम लोग जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित किया गया? 1945 में किस संस्था की स्थापना अलीगढ़, बनारस, दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित किया गया था? 1945 में पूछा जा रहा है। तो 1945 में स्थापित हुआ था हमारा विश्वविद्यालय अनुदान समिति, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपसे पूछा जाएगा तो वो 1953 है। तो याद रखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान समिति का 1945 में स्थापना हुआ था, इसलिए राइट आंसर इसका बी बनता है। भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को, भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग सर्जेंट रिपोर्ट कहते हैं। सर्जेंट रिपोर्ट को ही केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट भी कहा जाता है। अगला है, किस वर्ष एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई? एल्फिंस्टन रिपोर्ट किस वर्ष आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान के पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की? अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान के पाठ्यक्रम के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने का अनुशंसा किया? तो एल्फिंस्टन रिपोर्ट साथियों 1823 में आया था। एल्फिंस्टन रिपोर्ट कब आया था? 1823 में। और ये हायर एजुकेशन से संबंधित पहला कह सकते हैं कि रिपोर्ट था। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वर्ष 1925 में शिक्षा, संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करने के लिए विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वही है इसका, घुमा के आपसे पूछा जा रहा है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी जिसमें कि शिक्षा, संस्कृति, खेल का जानकारी आपस में साझा करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। तो इसका दूसरा नाम क्या था? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसे कहा जाता था, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? इसमें से 4 आयोगों में से आपको बताना है किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय के आयोग नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस आयोग का काम बेसिकली कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में ही सिफारिश करना था, उनके लिए आवश्यक सुझाव देना था। तो हम लोग जानते हैं सेडलर आयोग का काम जो था सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय तक ही सीमित था, इसीलिए इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है या कलकत्ता विश्वविद्यालय समिति भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है? अभी हमने पहले ही डिस्कस कहा कि उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति
हम लोग किसको कहते हैं? एल्फिंस्टन रिपोर्ट को। एल्फिंस्टन रिपोर्ट कब आया था? 1923 में। तो इसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के बारे में के लिए नाम से भी जाना जाता है। अब जो शैक्षणिक संरचना है 10+2+3, 10+2+3 जो हमारे देश में काफ़ी समय तक चली, अभी नई शिक्षा नीति आ गई है, परिवर्तन हो गया इसमें। तो कहा जाता है 10+2+3 की शैक्षणिक संरचना जो है, कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है, यानी किस आयोग के सिफारिश पर ये पैटर्न देश में लागू हुआ? तो वो था सैडलर आयोग। इसका राइट आंसर भी सैडलर आयोग होगा। अगला है, किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्र विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? किस आयोग के रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्र के विकास रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है? तो वो हमारा आयोग था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कोठारी आयोग के बारे में A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। इसे ही हम लोग शिक्षा और राष्ट्र विकास रिपोर्ट के रूप में भी जानते हैं, कोठारी आयोग को। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई? 1972 में किसकी अध्यक्षता में 1972 में ये जो संरचना, शैक्षणिक संरचना 10+2+3 पर राष्ट्रीय समिति, एक समिति बनाएगी राष्ट्रीय स्तर पर, किसकी अध्यक्षता में? वो थे डॉक्टर DP शुक्ला। तो इसका राइट आंसर ए बन रहा है। तो ये थे टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज संडे के लिए, आपका संडे को सुपर संडे बनाने के लिए एग्जाम फाइटर की नंबर 1 की ओर से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप एवरीडे प्राप्त करना चाहते हैं, UGC नेट JRF पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, और हायर एजुकेशन से संबंधित हर छोटी और बड़ी अपडेट्स को अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ एवरीडे इस प्रकार की वीडियो अपलोड की जाती है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।